अशोक का जो प्रथम लघु शिलालेख है उसमें अशोक वर्णन करता है कि मैं देवानांपी समस्त जम्बूद्वीप या भारत का शासक हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस अभिलेख में या किस शासक के अभिलेख में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, तो अशोक के। और यहाँ पर जो है ये भी पूछ सकता है कि अशोक के अभिलेखों में भारत को किस नाम से जाना गया है, तो जम्बूद्वीप के नाम से। और इसमें भी देखेंगे प्रथम लघु शिलालेख में भी अशोक का नाम जो है जम्बूद्वीप के नाम से मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए कि अशोक की जो पत्नियाँ हैं उनका भी नाम थोड़ा जान लेना चाहिए कि अशोक की पत्नियों का क्या नाम था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पत्नी का नाम है कारुवाकी। इसको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एकमात्र रानी है जिसका अभिलेख में वर्णन है। कारुवाकी एकमात्र रानी है जिसका अभिलेख में वर्णन है। और किस अभिलेख में है? कौशाम्बी अभिलेख में। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक की किस पत्नी का वर्णन जो है अभिलेखों में है, तो कारुवाकी का है। किस अभिलेख में है? कौशाम्बी अभिलेख में है। इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगर पूछे कि रानी का अभिलेख कौन सा अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख है। और दूसरी पत्नी है तिस्यरक्षिता। दिव्यावदान में इनका वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दिव्यावदान ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि अशोक की पत्नी का नाम तिस्यरक्षिता है। देवी या महादेवी जो श्रीलंका या सिंहली की अनुसूतियाँ हैं उसमें मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी हम बाद में पढ़ेंगे, देवी या महादेवी। और चौथी पत्नी पद्मावती थी जो अशोक का एक पुत्र था कुणाल या व्यवधर्मा की माँ थी। और असंघमित्रा जो कि अशोक की जो है प्रधान रानी या प्रधान महिषी थी, यह जो है इनकी पत्नियों का नाम है। जिसमें हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कारुवाकी थी जिसका अभिलेखों में वर्णन है। और किस अभिलेख में है? कौशाम्बी अभिलेख में है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया है? रानी का अभिलेख कहा गया है। दिव्यावदान में तिस्यरक्षिता का वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं। देवी या महादेवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। सिंहली या श्रीलंका की अनुसूतियों में उसकी पत्नी का नाम है पद्मावती। व्यवधर्मा या कुणाल अंधे कुणाल की माँ थी। असंघमित्रा अशोक की प्रधान रानी थी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन यही बनता है कि अशोक के किस अभिलेख में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है प्रथम लघु शिलालेख में, या अशोक के अभिलेखों में भारत को किस नाम से जाना गया है? जम्बूद्वीप के नाम से। अशोक की रानी का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो कौशाम्बी अभिलेख। और किस रानी का नाम है? तो कारुवाकी का है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अशोक की एक पत्नी जो है देवी या महादेवी जो है, इनको इसलिए पढ़ना महत्वपूर्ण है कि इनसे जो संतानें पैदा हुई हैं इतिहास में उनको पढ़ा जाता है, महत्वपूर्ण भी हैं। तो अशोक की जो पत्नी थी देवी या महादेवी, इनसे दो संतान पैदा हुई, एक महेंद्र थे और दूसरी संघमित्रा। तो महेंद्र के बारे में ये मिलता है कि महेंद्र ही थे जो कि गया से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के श्रीलंका के राजा तिस्य के दरबार में गए थे। तो बोधि वृक्ष आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष कहा गया है। बोध गया में, गया जो स्थान था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया कहलाया था। तो गया से यही महेंद्र थे अशोक के पुत्र, जो कि मतलब श्रीलंका के राजा तिस्य के दरबार में बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर गए थे। एक कविकार पूछता है कि किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति था जो कि राजा तिस्य के दरबार में बोधि वृक्ष की शाखा लेकर के गया था? तो महेंद्र थे। अब संघमित्रा के बारे में, जबकि हम जब मौर्य काल शुरू किए थे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताए थे। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि संघमित्रा जो थी भारत की पहली महिला राजदूत थी। भारत की पहली महिला अम्बेसडर का दर्जा इनको प्राप्त है। क्यों? क्योंकि अशोक का एक ताम्रपत्र लेकर के यह राजा तिस्य या श्रीलंका के राजा तिस्य के दरबार में गए थे। और उस ताम्रपत्र पे देखिए लिखा क्या था, अशोक के द्वारा लिखवाया क्या गया था कि हे तिस्य, मैं तथागत, तथागत मतलब बुद्ध, तथागत का शिष्य बन गया हूँ, अर्थात बौद्ध धर्म धारण कर लिया हूँ। तो इसमें यह महत्वपूर्ण है, भारत की पहली महिला राजदूत का दर्जा किसको प्राप्त है? संघमित्रा को। और अशोक का ताम्रपत्र लेकर के श्रीलंका के राजा तिस्य के दरबार में कौन गया था? तो संघमित्रा गई थी।
और यहाँ कभी काल एग्जाम में ये पूछता है, वनडे टाइप के एग्जाम में देखेंगे, तथागत के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना गया है, तो बुद्ध जाने गए हैं। और इस ताम्रपत्र से एक प्रमाण मिलता है कि अशोक जो है बौद्धिस्ट हो गया है। एक बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण अशोक के इस ताम्रपत्र से भी मिलता है। तो आज देखिए हम लोग सम्राट अशोक के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो अशोक के बारे में थोड़ा सा यहाँ से बनेंगे, अभी आगे पढ़ना भी हम लोगों को। लेकिन अगर अशोक का परिचय पूछा जाए अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न में, तो यहाँ पे सामान्य सी बात है, एकदम केवल सीक्वेंस में आपको कर लेना है कि अशोक के बारे में अगर मान लीजिए पूछा जाए तो अशोक किसका पुत्र था, किस सन में गद्दी पर बैठा, उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसकी संतान के बारे में बता दीजिए। ये सब लिखेंगे तो आपका मैक्सिमम हमें लगता है 75 से 100 शब्द हो जाएगा। अब आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे कि अशोक बौद्ध था कि नहीं था, इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है, अब आगे के चैप्टर में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे।